वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लर्निंग दिस बाय मी। आज हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट सेकंड टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट रेस्पिरेटरी पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज हमने पढ़ा था लंग्स और मेन जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो रेस्पिरेशन में जो इन्वॉल्व है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, फर्दर जो उसके आगे टॉपिक्स हैं हम उनको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करती हूँ मैं अपना लेक्चर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो ओवरव्यू दे देती हूँ। आज हम पहले तो पढ़ेंगे लंग कैपेसिटीज एंड लंग वॉल्यूम्स के बारे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, जो बेसिक आपके एल्वेलाई में रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और जो आपका क्या होता है टिश्यूज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, या बिटवीन द ब्लड वेसल्स के से अल्वेलाई एल्वेलाई के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। होप सो आपको लास्ट वीडियो क्या है, आपको पसंद आया होगा और आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा। अब मैं जो टर्म्स एकदम से डायरेक्ट नेम लूंगी तो आपको उसको रीड आउट करने में या उसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हियर वी स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज लंग कैपेसिटीज एंड लंग वॉल्यूम। ठीक है, लंग कैपेसिटीज एंड लंग वॉल्यूम क्या होता है। देखो, लंग कैपेसिटी का क्या मतलब है और लंग वॉल्यूम का क्या मतलब है। जो हमारे पास स्पेस प्रेजेंट होती है लंग्स में, वो कितनी एयर को इनटेक कर सकता है और कितनी एयर को एक्सहेल कर सकता है एक ब्रीदिंग के टाइम पर, एक इनहेलेशन के टाइम पे या एक एक्सहेलेशन के टाइम पर, उसे हम क्या कहते हैं, लंग वॉल्यूम कहते हैं। और लंग कैपेसिटी क्या होती है, दैट इज कुछ एक दो वॉल्यूम्स का जो मिक्सअप होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कैपेसिटी कहलाएगी। कि कितनी वो कैपेसिटी कितनी है उसकी होल्ड करने की। अब मैं सांस जोर से ले रही हूँ, धीरे ले रही हूँ, ये तो मेरी लंग वॉल्यूम चेंज करेगी। कैपेसिटी क्या होगी कि अगर मैंने बाय द चांस एक बार जो मैं सांस ले रही हूँ, कितनी कैपेसिटी है मेरी लंग की उस एयर को इन करने की, ठीक है, होल्ड करने की। और एक्सहेल में क्या है कि मैं एक एक्सहेलेशन के टाइम पर कितनी क्या कर सकती हूँ, एयर को एक्सहेल कर सकती हूँ। ठीक है, तो लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या होता है, रेफर टू द अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, व्हाइल एन अडल्ट ह्यूमन लंग कैपेसिटी क्या होता है, दैट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। या टोटल अडल्ट की जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, रफली 6 लीटर तक की एयर वो क्या कर सकता है, इनहेल कर सकता है। पी वॉल्यूम, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, देखो टोटल लंग कैपेसिटी में ना सारे पार्ट्स आ जाएंगे। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे जो हम क्या करते हैं, नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, उस टाइम पे जो हमारा वॉल्यूम होता है वो अप्रोक्स कितना होता है, 500 ml होता है। देन इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है, फोर्स्ड वॉल्यूम। जब हम क्या कहते हैं, फोर्सफुली हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, उस टाइम पे जो हमारा वॉल्यूम होता है वो लगभग कितना होता है, इंस्पायरेटरी आपका 2500 ml तक होता है और एक्सपायरेटरी आपका 1100 तक होता है। एंड देन उसके बाद क्या आ जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वो एयर जो इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद हमारे लंग्स में फिर भी कैप्चर्ड होकर रह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का क्या ही मतलब होता है, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, अभी हम एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं आपके लंग वॉल्यूम्स। लंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं, हमारे पास एक रेस्पिरेटरी साइकिल में जो जो हमारे पास जो स्पेसिफिक मेजरेबल अमाउंट होता है एयर का एक सिंगल रेस्पिरेटरी सर्कल में, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आपका क्या आ जाएगा, लंग वॉल्यूम्स। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग। देखो, जो नॉर्मल आपकी इंस्पायरेशन होती है ना, नॉर्मल इंस्पायरेशन आपका एक एक्टिव प्रोसेस है और नॉर्मल एक्सपायरेशन आपका क्या है, पैसिव प्रोसेस है। लेकिन फोर्सफुल के टाइम पे क्या हो जाता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन तो एक्टिव प्रोसेस ऑलरेडी था तो वो फोर्सफुल भी एक्टिव ही रहेगा, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी आपका क्या हो जाता है, एक्टिव प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन हम या क्या कहते हो आप, कंप्रेस करते हैं, हमारे पास आपके जो कंप्रेस करते हैं उसमें जो आपका रोल प्ले होता है, एक्टिव रोल प्ले किसका होता है आपका, दैट इज एब्डोमिनल मसल्स का भी रोल प्ले होता है। ठीक है, तो टोटल टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ये अप्रॉक्स आपका कितना होता है, 500 ml होता है। देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम का आ गया नॉर्मल। जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, जो एक्स्ट्रा एयर हम टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो हम इनहेल करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, दैट इज नोन एज
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो अप्रॉक्स आपका कितना होता है 2500 टू 3100 ml तक होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक नॉर्मल जो हम एक्सहेल करते हैं, नॉर्मल एक्सहेल इज 500 ml, उसके ऊपर से जो हम क्या करते हैं फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, उस टाइम पे फोर्सफुल एक्सहेलेशन के टाइम पर जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम बाहर निकालते हैं एयर का, वो क्या हो जाता है आपका, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आपका 1100 टू 1200 रहेगा। देन रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, एयर जो लंग्स में रिमेन रहती है जब हम फोर्सफुल मैक्सिमम एक्सेलेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो वॉल्यूम बच जाता है वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो ये आप कैसे भी कह सकते हो, जब हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन करा उस टाइम पे आपका 2500 टू 3100 ml तक आपने एयर एक्स्ट्रा ली, दोनों के मिला के लगभग 3000 मान लो ml आपकी एयर अंदर इनहेल थी, ठीक है। एक्सहेल के टाइम पर आपने फोर्सफुली क्या कर दिया, 1000 ml आपने क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया। तो इसमें से जो बच गया, जो 2500 अगर हम इनहेल कर रहे हैं, 1000 अगर हम फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास क्या रहता है 1100 टू 1200 ml आपका वॉल्यूम क्या रहता है आपके लंग्स में बचा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कैपेसिटीज। कैपेसिटीज क्या होता है, वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटीज कहते हैं। जैसे देखो आपका यहाँ पर क्या दिखाया, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम आपका क्या है 500 ml है, और ये नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर होता है। जब हम क्या करेंगे, जब हम फोर्सफुली इनहेल करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, दैट इज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम सॉरी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल वॉल्यूम जो है हमारा, नॉर्मल वॉल्यूम के ऊपर जो हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज इनहेलेशन। ये आपकी क्या आ जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। और नॉर्मल के ऊपर जो हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो आपका क्या आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन। ये आपका क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। और इसके भी ऊपर आपका जो क्या होगा, आपकी जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा वो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगा आपका, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगा जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और साथ में जो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज आपकी जो रेजिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम आ जाएगा। ये का आपका क्या होगा, टोटली जो आपके लंग्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, अपने अंदर बचा के रख सकते हैं, दैट इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है कि लंग की कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी एयर को एक टाइम पर इनहेल या एक्सहेल, फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे कर सकता है। तो आपका क्या आ जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, ओवरऑल सारे के सारे वॉल्यूम्स मिलाकर आपकी क्या आ जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसे आप वाइटल कैपेसिटी प्लस आरईवी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। अदरवाइज आप इसे क्या कह सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये आपके क्या आ जाते हैं, दैट इज योर लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लंग वॉल्यूम इज नोन एज लंग कैपेसिटीज। तो लंग कैपेसिटीज हमारे पास क्या आ जाएंगी, आपका सबसे पहले आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद जो एक सांस प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एयर जो प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें आपका क्या आ जाता है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। अप्रोक्स कितना होता है, 6 लीटर्स तक होता है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम एयर जो एक पर्सन एक्सहेल करता है एक मिनिमम मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें बस आपका क्या नहीं आता है, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता है, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, एयर जो लंग्स में रहती है नॉर्मल टाइडल एक्सलेशन, मतलब हम नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद जो हमारे अंदर एयर प्रेजेंट रहती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बचा रहेगा और रेजिडुअल वॉल्यूम भी बचा रहेगा, ठीक है। फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या आता है, मैक्सिमम एयर एक नॉर्मल एक्सलेशन के बाद जब हम इनहेल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें आपका क्या आ जाएगा, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जिस तरीके से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, नॉर्मल एक्सलेशन के बाद, जो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद वॉल्यूम रह जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसका क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इंस्पायरेट दैट इज एक्सपायरेटरी
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी वो, ठीक है। इन जो वॉल्यूम्स है, ये किस तरीके से जो डिवाइस यूज होता है इनको मेजर करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री हमारे पास क्या है, डिवाइस है जो कि क्या करता है, ये वॉल्यूम को आपको दैट इज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अब विद दिस, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम वाला पार्ट खत्म हो गया, कैपेसिटीज वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम जब फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि मेन आप शुरुआत से टर्म समझते आ रहे हो कि हम इन ब्रीदिंग कर रहे हैं ताकि हमारे पास क्या हो, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाए। तो वो जो मिक्सिंग है, वो जो डिफ्यूजन है, या वो जो ब्लड में किस तरीके से ऑक्सीजन का मिक्सिंग होगा, दैट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। या जो हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, वो किस तरीके से एक्सहेल होगी, दैट इज योर CO2 एक्सहेलेशन। गैस एक्सचेंज इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ, गैस एक्सचेंज में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है मूवमेंट आपका किस किस का, O2 एंड CO2 का, बिटवीन ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में बीच में, या बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में, बाय जो प्रोसेस होता है यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन बेस्ड ऑन द पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस, ठीक है। इसमें जो की टाइप्स इंक्लूडेड है, आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होगा, जब आप एक्सटर्नल एयर को क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे आपके लंग्स के साथ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, लंग एयर एक्सचेंज। और इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, टिश्यूज और ब्लड एक्सचेंज होगा। और ये कैटेगराइज होगा साइट और साइट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। देखो, टिश्यू और ब्लड के एक्सचेंज कहाँ कहाँ होगा, एक तो एल्वेलाई और ब्लड के बीच में जो एल्वेलस पर होगा, दैट इज लंग्स पर होगा। और दूसरा जो एट द एंड आपका सेल, जो फंक्शनल सेल है वो, और जो उसके पास कैपिलरीज प्रेजेंट होगी, उधर जो एक्सचेंज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज टिश्यू वो भी टिश्यू ब्लड एक्सचेंज कहलाएगा। तो मेन टाइप्स ऑफ गैस एक्सचेंज क्या क्या आ जाते हैं, इस हिसाब से हमारे पास दैट इज 3 टाइप्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल होगा लंग्स में, स्पेसिफिकली एट द एल्वेलाई पर। यहाँ पर क्या होगा, आउटसाइड की जो एयर होगी वो इनहेल होगी, और डिफ्यूज क्या होगा हमारे पास, पल्मोनरी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मूविंग आउट होगा फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वेलाई, जो कि एक्सहेल होगी, ठीक है। सेकेंड इंटरनल, इंटरनल क्या होगा, अकर एट द टिश्यू लेवल पर, जब आपका क्या होगा, O2 रिलीज होगी सिस्टमैटिक कैपिलरीज से टिश्यू सेल के अंदर, और CO2 पिक करेगा उन सेल को और उसकी क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में डालेगा। फिर सेलुलर गैस एक्सचेंज क्या होगा, टेक्निकल मेटाबॉलिज्म है, यहाँ पर O2 और CO2 का विद इन अ सेल क्या होता है, एक्सचेंज होता है, प्रोड्यूस करते हैं ATP, कांस्टेंट फाइनल यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज गैसेस का। देखो, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी क्या थी, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ए फूड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड कंपोनेंट्स कैसे होता है, सेल के अंदर होता है। तो सेल के अंदर किस तरीके से होता है, सेल के अंदर आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म काम करता है, जिस टाइम पे आपकी क्या होती है, दैट इज आपका ये जो है एक्सचेंज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, जब आपका क्या होता है, सॉरी, सेलुलर गैस एक्सचेंज क्या होगा, जब आपकी क्या होगी, एक रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी प्रोवाइड होगा सेल को, और आपके जो मेटाबॉलिकली जो O2 और CO2 आपके प्रोड्यूस होंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, ब्रेक डाउन होगी न्यूट्रिएंट्स की। तो जब हमारे पास ATP प्रोड्यूस होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज योर सेलुलर गैस एक्सचेंज, ठीक है। रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें ब्रीदिंग, इसमें दोनों पार्ट आ जाते हैं, आपका फिजिकल ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, और लास्ट में क्या होता है, सेलुलर ब्रेकडाउन होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, ताकि ATP प्रोड्यूस हो। और ये क्या इंश्योर करता है कि सेल फंक्शन कर सके, सेल के पास एनर्जी हो कि वो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए फंक्शन क्या कर सके, शो करे। अब ये एक्सचेंज तो ठीक है, बट इस एक्सचेंज में आपके कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आपका फैक्टर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, और मेम्ब्रेन्स में क्या होने वाली है, डिफ्यूजन होने वाली है। तो डिफ्यूजन हमेशा कहाँ होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा टू लो प्रेशर। तो डिफरेंस इन द प्रेशर किस किस के बीच में, ऑक्सीजन और CO2 के बीच में, ये क्या करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिसाइड करेगा कि जो है किस तरीके से आपका डिफ्यूजन होगा, फ्रॉम ब्लड टू सेल जाएगा या सेल टू ब्लड जाएगा, कौन सी चीज ब्लड टू सेल जाएगी और कौन सी चीज सेल टू ब्लड आएगी, वो डिपेंड करेगा उनके किस पर, पार्शियल प्रेशर पर, कि किसका कितना पार्शियल प्रेशर है। फिर सरफेस एरिया एंड थिकनेस, अब मुझे बताओ, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सचेंज की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और जितनी कम थिकनेस होगी उतनी एक्सचेंज एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। तो ग्रेटर सरफेस एरिया होगा और थिनर मेम्ब्रेन्स होंगी, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एक्सचेंज एफिशिएंसी को, मतलब कि जितना ज्यादा एरिया हमारे पास प्रेजेंट होगा, और उसके साथ में जितनी आपकी क्या होगी, ब्लड
जितना आपका क्या होगा इन इसके साथ में जितनी आपकी ब्लड कैपिलरीज होगा तो इतना टाइम मिलेगा एक्सचेंज होने के लिए गैसेस को। और जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी, जितनी थिन होगी, उतना क्या होगा एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। अगर यहाँ पे एक्सचेंज करूंगी इस मेम्ब्रेन में, अगर इसको थिक मान लूं, तो यहाँ पर देखो कितना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी ज्यादा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। और जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी उतना ज्यादा क्या होगा एक्सचेंज एफिशिएंटली होगा। और साथ में जितना अब ये इतना सा एरिया होगा, अगर इतने से एरिया के बीच में अगर आपकी ब्लड वेसल प्रेजेंट है तो इतना सही टाइम मिलेगा इसको कॉन्टैक्ट करने के लिए और एक्सचेंज के लिए। बट जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज क्या होगा गैसेस का, उतने प्रफुल्लित तरीके से होगा। फिर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कोई भी जो आपका सबस्टांस है वो किसी दूसरे सबस्टांस में कितनी जल्दी मिक्स हो सकता है या रिएक्शन कर सकता है। तो CO2 होता है हमारे पास, CO2 बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में देन O2। O2 हमारे पास CO2 आपका 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होता है एज कंपैरिजन टू O2। हमारे पास अगर CO2 है तो CO2 जल्दी आपका क्या होगा मिक्स होगा और उसका जल्दी एक्सचेंज होगा एज कंपैरिजन टू O2। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में होती है, ये क्या है पैसिव प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे हमें क्या होती है कोई भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। टोटली पार्शियल प्रेशर जो एल्वेोलार कैपिलरीज के मेम्ब्रेन के बीच में होता है उस हिसाब से आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का। और ये जो आपका प्रेशर है इस टाइम पे किसमें मेजर होता है, दैट इज मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है। जब एयर फ्लो करती है फ्रॉम हाई एरिया प्रेशर टू लो एरिया प्रेशर, आपको पता है पार्शियल प्रेशर जहां ज्यादा होगा ज्यादा से कम में करेगी। ये आपके एक थोड़ा सा कंपैरिजन बताया। देखो जो गैस है एल्वेलर एयर, एल्वेलर एयर का क्या मतलब होता है, जो आपकी लंग्स में एयर आई है, आउटसाइड से एयर आई है, उसका जो प्रेशर होता है लंग्स में वो कितना होता है 104। और जो उसके साथ में ब्लड वेसल प्रेजेंट है उधर जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वहां पे जो आपका प्रेशर होता है वो होता है 40। तो मुझे बताओ कितना डिफरेंस है इसके बीच में 64। तो मुझे बताओ एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, जहां हाई प्रेशर है टू लो प्रेशर। तो यहाँ पर O2 की जो मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी एल्वुलर एयर से आपके पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में होगी। ठीक है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने एयर इनहेल की है उसका जो हमारे पास प्रेशर है वो है 40 mmHg, 40 मिलीमीटर मरकरी। और जो हमारे पास ब्लड कैपिलरी साथ में प्रेजेंट है लंग्स में, जो कि आपकी दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल जो आई होगी, वहां पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो पल्मोनरी ब्लड वॉल्यूम है वो कितना है, दैट इज 45 mmHg। तो यहाँ पर भी कितना का डिफरेंस है 5 mmHg का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, दैट इज पल्मोनरी आपकी कैपिलरी ब्लड वॉल्यूम से कहाँ पर होगी एल्वेलर एयर के बीच में। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा इनहेल हो जाएगा ऑक्सीजन का और एक्सहेल किसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके। सो आपको ये टॉपिक कितना सा समझ आ गया है पार्शियल प्रेशर का क्या कंसेप्ट है। ये था एक। अब हर एक पॉइंट पे जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या करेगा आपका वैरी करेगा। ठीक है। जो आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस है O2 और CO2, इनका हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट ब्लड का क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। इसको मैं आपको एक पहले टेबल की फॉर्म में समझाती हूँ कि क्या होगा पार्शियल प्रेशर किस टाइम पर। और आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर में क्या होगी मूवमेंट होगी हाई टू लो। यहाँ पे देखो जो एटमॉस्फेरिक एयर है, हमारे पास जो एयर है एयर में क्या होता है इनरिच्ड इन ऑक्सीजन होती है। तो जो यहाँ पे प्रेशर होता है वो क्या होता है 159 होता है, 159 mmHg होता है। और एल्वेलाई में आके इसका प्रेशर कितना हो जाता है 104 हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास एक्सचेंज होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, ये एटमॉस्फेरिक एयर एल्वेलाई में आके इतनी बन जाती है। ये मैंने आपको वहां पे आपका नेजल कैविटी में कंसेप्ट समझाया था ना कि वहां पे क्या होता है बैलेंस होता है, ह्यूमिडिफाई होती है, टेम्परेचर बैलेंस होता है, प्रेशर बैलेंस होता है। वो इस तरीके से आपका क्या होगा प्रेशर बैलेंस के थ्रू आपको दिखाया गया होगा। ठीक है। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब मुझे बताओ जो एल्वलाई होते हैं, जो आपका लेफ्ट वेंट्री जो ये आपके राइट वेंट्रिकल से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कितना होता है आपका 40 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एल्वलाई में प्रेशर ज्यादा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर क्या है कम है। तो यहाँ से एक्सचेंज क्या होगा इस तरीके से यहाँ पर होगा। अब मुझे बताओ अब जब यहाँ पर एक्सचेंज हो गया तो अब जो ब्लड है वो क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब वो 40 से कितना हो गया दैट इज 95। अब ये वाला जो ब्लड होगा फ्रॉम पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे जाएगा लेफ्ट आपके लेफ्ट आर्टरी में जाएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर अरोटा के थ्रू बॉडी टिश्यूज में जाएगा। अब टिश्यू लेवल पे अगर मैं बात करूं तो जो ऑक्सीजनेटेड अब ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो तो 95 है, लेकिन टिश्यू लेवल पे अब कितना हो गया है 40 हो गया है। तो यहाँ पर भी किस तरीके से एक्सचेंज होगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कितना हो जाएगा दैट इज इट
40 हो जाएगा। ओके, दैट इज फ्रॉम हाई टू लो मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन टिश्यूज अब यूज करेगा। इसी का अपोजिट काम कहाँ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पे। देखो टिश्यूज में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि टिश्यूज ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया है, तो यहाँ पर टिश्यू लेवल पे जो लेवल जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और वहीं पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 है, तो यहाँ पे मूवमेंट किस तरीके से होगा आपका, इस तरीके से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाएगी। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब ये CO2 का लेवल आपका बढ़ जाएगा, तो ये जो आपका प्रेशर है वो कितना हो जाएगा आपका, आपका जो ये लेफ्ट राइट एट्रियम में ब्लड रिसीव होगा वहां पे कितना हो जाएगा, दैट इज 45 हो जाएगा। और आपके एल्वेलाई में कितनी कैपेसिटी है, 40 का आपका वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से मूवमेंट कहाँ होगा, इस तरीके से इधर होगा। एल्वेलाई में आपका 40 mmHg प्रेशर है, और एयर में आपका बाहर कितना है, 0.3 mmHg। देखो कितना कम है, फिर भी कितनी ज्यादा हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, इतना कम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देता है इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर आपका कहाँ पर है, एल्वेलाई में, और लो प्रेशर कहाँ है, एटमॉस्फेरिक एयर में। तो एक्सचेंज किस तरीके से होगा, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर। तो ये देखो मूवमेंट, दैट इज इनहेल। इनहेल के टाइम पर क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक की जाती है, फिर पूरे टिश्यू लेवल तक जाती है, टिश्यू लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वैसे ही साइमल्टेनियसली टिश्यूज में हमारे पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा होता है, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, एक्सचेंज करता हुआ एक्सहेल कर देता है। ठीक है, दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस कंप्लीट होगा देन दूसरा स्टार्ट होगा। एक्सचेंज मतलब अल्वेलाई लेवल पर भी एक्सचेंज चल रहा होता है, टिश्यू लेवल पे भी एक्सचेंज चल रहा होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है कंटिन्यूटी में वर्क करता रहता है। ठीक है, अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट बता दिया, इसमें हमें क्या पढ़ेंगे, अब देखो ट्रांसपोर्ट होगा। अब हमने ये पढ़ा कि भाई इस तरीके से ऑक्सीजन मूव कर रहा है, तो ऑक्सीजन जो ब्लड में मूव कर रहा है, तो वहां पर भी हमारे पास तो किसी ना किसी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ना, जो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। हमने पढ़ा है ब्लड, ब्लड में हमने क्या पढ़ा है, ब्लड में किससे, आरसीबीज होते हैं, आरबीसीज होते हैं जी। आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अभी हम इधर समझेंगे। देखो ऑक्सीजन में हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ना दोनों के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी वो बाउंड होता है और ऑक्सीजन के साथ भी बाउंड होता है। तो ऑक्सीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट करने की, वो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन अपने ऊपर जिम्मा ले लेता है कि जितना भी ऑक्सीजन होगा वो मेरे साथ क्या होगा, अटैच होगा, और मैं अपने साथ साथ इसे जहां पर मैं मूव करूंगा, आरबीसी मतलब जो सेल्स है, वो ऑब्वियसली पूरे बॉडी में मूव करेंगे, तो ये क्या करेंगे, अपने साथ साथ हीमोग्लोबिन को भी, दैट इज ऑक्सीजन को भी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। और वैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्या इसका थोड़ा इक्वेशन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की भी क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। आपका जो ऑक्सीजन है वो प्राइमली किसके ट्रांसपोर्ट होता है, बाउंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, कंपाउंड बनाता है, और 95% जो है हमारे पास क्या कर देता है, आरबीसी के साथ मिलकर, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड मेनली किसके थ्रू होती है, बाइकार्बोनेट आयन जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और गैस एक्सचेंज जो है आपका किसके होता है, डिफ्यूजन लंग्स में होता है, और टिश्यूज में भी डिफ्यूजन होता है। और फिर पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन टू गैसेस क्या होती है, बनती है। देखो जो एक्सचेंज के टाइम पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ही काम आएगा, बीच में जो ट्रांसपोर्ट करना है वो किसके साथ चिपक के जाएंगे, किसके साथ बाउंड होके जाएंगे, उसमें आपका हीमोग्लोबिन बाइकार्बोनेट आयंस दोनों रोल प्ले करेंगे। ठीक है, विद दिस हम थोड़ा फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पर एक क्या है, थोड़ा सा नॉर्मल सिस्टमिक और पल्मोनरी, जो आपने डबल सर्कुलेशन पढ़ा है ना, डबल सर्कुलेशन का ही कंसेप्ट है। सिस्टमिक क्या होता है, बॉडी में जो आपकी मूवमेंट चल रही होती है गैसेस को, और पल्मोनरी क्या होता है, जो आपकी दैट इज लंग्स में मूवमेंट चल रही होती है। तो देखो एक्सटर्नल एयर इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तो हमारे पास क्या हाई है, तो ये क्या होगी, इंस्पायर होगी, ये अंदर जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बहुत कम है बाहर, तो इसका क्या होगा आपका, ये आपकी नॉर्मल क्या करेगी, ये आपकी एक्सहेल हो जाएगी, क्योंकि बाहर लो है और अंदर हाई है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आउटसाइड के लिए मूवमेंट होगी इसके। और यहाँ पर जो ऑप्शन की है वो क्या होगी, इनसाइड मूवमेंट होगी। ये कहाँ पे बात हो रही है, आपकी जो ऑर्गन है दैट इज अल्वेलाई। ठीक है, अल्वेलाई पे ये बात हो रही है। अब एल्वेलाई में क्या है, O2 का लेवल जाता है, और यहाँ पर एल्वेलाई से हम क्या आ जाएंगे, पल्मोनरी वेन्स में। अब जब O2 अंदर आ गई, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का लेवल हाई हो गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया होगा, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू हाई, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसकी क्या होगी, मूवमेंट होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। एक मिनट मुझे इसे इरेज करने दो।
आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा है ना कि हाई O2 लेवल कैसे हो गया, क्योंकि अब ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेट हो गया है। तो यहाँ पर O2 का लेवल ज्यादा है, CO2 का कम है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, आपके टिश्यू लेवल पे जाएगा। टिश्यू लेवल पे आपका जो कंसेप्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर O2, क्योंकि यहाँ पे O2 का लेवल टिश्यू लेवल पे कम होगा, तो O2 यहाँ से क्या करेगी, इनहेल करेगी, O2 अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे CO2 का लेवल ज्यादा होगा, अब CO2 क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये आपका आ गया बॉडी में, दैट इज सिस्टमैटिक कैपिलरीज में होगा ये काम। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे O2 क्योंकि यूज हो गई है तो CO2 मिक्स हो गई है ब्लड के साथ, तो CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हाई CO2। जब हाई CO2 होगा, ये राइट एट्रियम के थ्रू, राइट वेंट्रिकल के थ्रू दोबारा यहाँ पर आएगा। CO2 का लेवल हाई है, O2 का लेवल क्या है, कम है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा ये कहाँ जाएंगे, एल्वेलाई में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई CO2 है तो CO2 इस तरीके से बाहर मूवमेंट करेगी, और O2 कम है तो O2 दोबारा इन्वायरमेंट से क्या होगा, इनहेल होगा। और ये साइक्लिक प्रोसेस आपका क्या होता रहेगा, कंडक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो आप देखो किस तरीके से आपके दोनों पाथवेज, एक सिस्टमिक, सिस्टमिक जो आपकी क्या होता है, विद इन द टिश्यूज वर्क करता है, और आपका क्या आ जाता है, पल्मनरी, पल्मनरी कैपिलरीज कहाँ पर आ जाएंगे, आपके जो लंग्स में काम करती है। तो हार्ट सिर्फ क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, ठीक है, वो लाता है और उसको क्या करता है, पंप करता है, रीच करवाता है दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में। लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जहाँ पे O2 इंटू O2 और CO2, O2 इनहेल होता है, CO2 एक्सहेल होता है, ये मेन प्रोसेस कहाँ पर होता है, आपकी लंग्स के एल्वेलाई में। ठीक है, ये आपका लंग्स का एल्वेलाई आ गया। और यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है, O2 तो इनरिच था, O2 को किसने लिया और CO2 को लेवल किसने बढ़ाया, ये आपका कहाँ होता है, दैट इज इन टिश्यूज होता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म टिश्यूज में ये काम हो रहा होता है। ओके, विद दिस हम आगे मूव करते हैं। आपका सेम कंसेप्ट इधर अब आ गया ट्रांसपोर्ट, कि भाई ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। तो जो आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है ना, मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाती हूँ। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो मेनली किसके थ्रू होता है, आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होकर होता है। देखो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाउंड होगा। 3% आपका जो ऑक्सीजन है ना, वो प्लाज्मा में डिजोल्व होगा, मतलब ठीक है, ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होकर होगा, उनमें ज्यादा किस तरीके से होगा, आरबीसीज का ही रोल है। आपके क्या होगा, एल्वेलाई, एल्वेलाई में आपका क्या है, O2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। O2 क्या होगा आपकी, तो O2 जो है हमारे पास, एक तो डिसॉल्व हो जाएगा हमारे प्लाज्मा में, और दूसरा क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज होगा उसके साथ बाउंड हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ये लेफ्ट एट्रियम के थ्रू आपके टिश्यूज में जाएगा। टिश्यूज में हमारे पास क्या होगा, टिश्यूज में ब्रेक डाउन होगा, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाउंड हुआ था ना, क्योंकि अब हीमोग्लोबिन, क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन उसके साथ बाउंड होगा जहां पे जिसका लेवल ज्यादा होगा। एल्वेलाई में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा था तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाउंड हुआ। जब हम सिस्टमेटिक कैपिलरीज टिश्यूज में पहुंचते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को बोलेगा मेरे पास आ जा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। फ्री ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, आपके टिश्यूज के अंदर चला जाएगा, ठीक है। टिश्यूज के अंदर चला गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चला गया, मतलब जो डिजोल्व हीमोग्लोबिन आपका ये क्या हो गया, इस टाइम पे फ्री हो गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन फ्री। और जो डिजोल्व ऑक्सीजन था वो भी हमारे पास टिश्यूज के अंदर चला गया। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, CO2 का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा होगा, CO2 का लेवल आपका क्या है, ज्यादा है। और आरबीसीज में एक और कंपोनेंट है आपका, दैट इज एच हाई कार्बोनेट, दैट इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कंपाउंड क्या करेगा, बाइकार्बोनेट कंपाउंड के साथ हमारे पास CO2 क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बाइकार्बोनेट जब CO2 के साथ मिक्स होगा तो आपके पास क्या होगा, H2CO3 की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, जो कि आपके क्या होते हैं, दैट इज H2CO3 क्या होता है, दैट इज हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ये हमारे पास ये बाइकार्बोनेट है, ये इसके साथ मिलेगा। और यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन फ्री था, इस हेमोग्लोबिन के साथ आपका कौन मिल जाएगा, दैट इज 23% इसका ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन, जब किसके साथ मिलता है, CO2 के साथ। और 7% आपका क्या होता है, प्लाज्मा के थ्रू यहाँ पर भी हो रहा होता है। तो ये यहाँ पे कहाँ जाएंगे, बॉडी टिश्यू से होते हुए राइट एट्रियम में जाएंगे, राइट एट्रियम से आपके कहाँ पे जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। लंग्स में क्या होगा, CO2, एक तो सबसे पहले CO2 यहाँ पर दोबारा आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ है तो हीमोग्लोबिन जो CO2 के साथ अटैच था वो यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, वो इधर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन का दोबारा क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन जो है उनका दैट इज ब्रेक डाउन होगा, और बाइकार्बोनेट आयन से हमारे पास क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी, और CO2 बाहर चली जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ पॉइंट, और 7% प्लाज्मा के साथ। और यहाँ पे टिश्यू लेवल पे क्या होगा, CO2 के 3 पाथवे हैं। 70% ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है, 23% ये आपकी किसकी फॉर्म में होती है, कार्बोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है, और 7% आपकी किसकी फॉर्म में होती है, फ्री डिजॉल्व फॉर्म में होती है, एक्सचेंज, ठीक है।
एक और पाथवे रिएक्शन का हम समझते हैं। ये आपका क्या होगा, अब इसको बहुत अच्छे से समझना है इस टॉपिक के लिए। जो आपका मेन कंसेप्ट, जो आपको मेन चीज समझ आएगी वो आपकी यहीं से आएगी। यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, ये आपका है दैट इज इन पल्मोनरी। मतलब आपका ये कंसेप्ट कहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इन लंग्स। देखो, लंग्स में मैं O2 से स्टार्ट करती हूँ। लंग्स में O2 का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू, क्योंकि मेम्ब्रेन होगी, डिफ्यूजन होना है। यहाँ से हाई टू लो, यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा में जो O2 पहुंच गया। O2 आरबीसीज के अंदर क्या है, आरबीसीज में हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन जो अटैच्ड है हाइड्रोजन के साथ। अब जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड हो गया, O2 के साथ बाइंड हो गया। O2 के साथ बाइंड हो गया, यहाँ पर क्या होगा, H पॉजिटिव फ्री हो जाएगा। H पॉजिटिव क्या हो गया, फ्री हो गया। आपको पता है हमारे पास ना आरबीसीज में कार्बोनेट का लेवल ऑलरेडी हाई होता है, तो H2 क्या करेगा, HCO3 के साथ मिलेगा। ये कंसेप्ट में जब आपको CO2 पढ़ाऊंगे ना, तब अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि हमारे पास क्या हो गया, एच हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाउंड हो गया है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाउंड हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाउंड हो गया, ये आपका कहाँ पे जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऐसा ही बाइंड होकर कहाँ पे जाएगा, आपके टिश्यू लेवल पे जाएगा। टिश्यू लेवल पर जैसे ही जाएगा तो वहां पे उसे क्या दिखेगा, कि जो लेवल है, किसका लेवल बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन के पास जब जो जाएगा तो ऑक्सीजन, वहां पे कार्बोनेट का लेवल बढ़ा हुआ है, और हाइड्रोजन का लेवल भी वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा हो गया है। इसको दोबारा अपना आयन मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा। यहाँ पर हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन दोबारा बाइंड हो जाएंगे, ऑक्सीजन दोबारा यहाँ पे फ्री हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को क्या करना है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे दोबारा बढ़ गया है, दैट इज इन बॉडी टिश्यूज, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू होता हुआ सेल के अंदर चल जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर O2 का लेवल कम है। तो इस तरीके से O2 क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब CO2 की बात करते हैं। टिश्यू लेवल पे CO2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो CO2 क्या करेगा, विद डिफ्यूजन आपकी क्या करेगा, प्लाज्मा के थ्रू मूवमेंट कर CO2 क्या आ जाएगा, आरबीसीज के अंदर चला जाएगा। CO2 हमारे पास आरबीसीज के अंदर क्या है, वहां पर क्या है, वाटर लेवल भी क्या है, प्रेजेंट है। तो CO2 H2O के साथ विद द हेल्प ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, H2CO3। ये क्या करेगा, H2CO3 आपकी क्या करेगा, दो तरीके से आरबीसी के अंदर किस तरीके से टूटेगा, एक तो बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा HCO3 नेगेटिव, और दूसरा क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, आपका जो CO2 होगा, CO2 क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, Hb प्लस CO2, साथ में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इससे रिलीज हो गया, जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो यहाँ पर सेल यूज करेंगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब यही सेम प्रोसेस जो है चलता रहेगा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयन दोबारा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हमारे पास लंग्स में क्या हुआ है, बाइकार्बोनेट आयन जो है फ्री हो गया है, जो लंग्स में बाइकार्बोनेट आयन इसके साथ दोबारा जुड़ जाएगा, बनाएगा H2CO3। यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा। पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने टिश्यू लेवल पे क्या करा था, CO2 और H2O को मिक्स करने में हेल्प की थी, मतलब उन दोनों के रिएक्शन करा के H2CO3 बनाया था। लेकिन टिश्यू लेवल पे हमारे पास क्या करेगा, टिश्यू लेवल पे जो हमारे पास H2CO3 बना हुआ होगा, कार्बोनिक एसिड, जिसे बोलते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड जो यहाँ पे बना हुआ है, इसको क्या कराएगा, दैट इज इनको तोड़ेगा। तोड़ के ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। और ये CO2 और भी कहाँ से आएगी, जो आपका क्या होगा, आपका जो हीमोग्लोबिन और CO2 ज्वाइन हुए होंगे, इनका जो बाउंडिंग हुई होगी, ये इस तरीके से मूव करता हुआ आपके लंग्स में पहुंचा होगा। लंग्स में पहुंचने के बाद यहाँ पर भी इसकी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, CO2 फ्री हो जाएगा। और आपका ना यहाँ पर एक्सचेंज के टाइम पे एक और काम हुआ होगा, यहाँ से HCO3 जब आपका क्या हुआ है, H3O जब बाहर आया है ब्लड से, तो यहाँ पर क्यों हो गया है, इसी के इसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, जिसे हेमबर्गर इफेक्ट भी कहते हैं। तो क्लोराइड इसको बैलेंस करने के लिए अंदर आ गया है, एक नेगेटिव आइन बाहर निकला है तो एक नेगेटिव अंदर आइन अंदर आया है। अब यहाँ पे जब नेगेटिव आइन को पॉजिटिव मिल गया है, जो कार्बोनेट ये प्लाज्मा में देखो प्रेजेंट है, कार्बोनेट यहाँ पे जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ये यहाँ से क्या होगा, जब इन्हें अंदर जाएगा तो इसी टाइम पे क्या होगा, क्लोरीन जो हमारे पास जो टिश्यू लेवल पे अंदर आया होगा, वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड मूवमेंट शो कर देगा, तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन करता हुआ कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सहेल करके जाएगा एल्वेलस में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सहेल हो जाएगा बाहर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इनहेलेशन हो जाएगा एयर। होप सो आपको ये टॉपिक जो है, आपके रिएक्शन जो है क्लियर हो गई होंगी। आप इसको किस तरीके से पढ़ो, एक बार आप ऑक्सीजन का पढ़ो, देन आप इसके साथ साथ क्या करो, जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन जब टिश्यू लेवल पे पहुंच जाएगा, जहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, फिर वहां से आप ये दोबारा पाथवे क्या करो, स्टार्ट करो।
ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो क्लोराइड शिफ्ट है ना, क्लोराइड शिफ्ट कुछ नहीं है। जब आपका कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनने के बाद हमारे पास क्या होगा, कार्बोनिक एसिड टूटेगा, एक बनाएगा बाइकार्बोनेट, दूसरा आपका क्या बनाएगा, एच पॉजिटिव बनाएगा। एच पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा, टिश्यू लेवल पे जो है एच पॉजिटिव हीमोग्लोबिन के साथ दोबारा बाइंड करेगा। तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड होगा ना, ये आउटवर्ड दैट इज आपके प्लाज्मा में मिक्स हो जाएगा, ये बाहर की साइड इसका क्या हो जाएगा, लेवल बाहर मूवमेंट हो जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए एट अ टाइम हमारे पास क्या होगा, टिश्यू लाल में क्लोराइड जो है आरबीसीज के अंदर क्लोराइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, वो बाहर से अंदर को मूवमेंट करेगा। लेकिन इसका उल्टा आपका सेम जो यहाँ पे प्रोसेस होगा ना, इसका उल्टा यहाँ पर होगा। अब टिश्यू लेवल पे कार्बोनेट आयन क्या है हमारे पास, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ये इनवर्ट आरबीसीज के अंदर मूवमेंट करेंगे। आरबीसीज में यहाँ पर एच पॉजिटिव का लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब प्रोटॉन लेवल है, तो ये प्रोटॉन इसके साथ मिलकर दोबारा कार्बोनिक एसिड बना देगा। कार्बोनिक एसिड बना हुआ मिलेगा तो टिश्यू लेवल जो आपका एल्वेoli में होगा, लंग्स में होगा, वो टिश्यू लेवल कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करेगा, इसे तोड़ के CO2 रिलीज कर देगा। CO2 जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हुई थी, आरबीसीज के साथ बाउंड होके आई थी, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, क्योंकि O2 का लेवल इस टाइम पे ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कार्बोनेट आयन अंदर जाएगा, उसी टाइम पे जो क्लोराइड टिश्यू लेवल पे इनवर्ट मूवमेंट करी थी, वो आउटसाइड क्या हो जाएगा, मूवमेंट शो कर देगा। ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, जितने क्लोराइड आयन बाहर निकले होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, Cl आयन अंदर नहीं होंगे। ये पूरा एक्सचेंज आपका क्या होगा, ताकि आपका क्या रहे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का बैलेंस मेंटेन रहे, इसलिए होगा। नेगेटिव आयन बाहर गया तो नेगेटिव आयन ही क्या हो गया, अंदर मूवमेंट करने लगा। ठीक है। अब इसके हम थ्योरी पोर्शन पढ़ लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपकी क्या होती है, दो फॉर्म्स में होती है। प्राइमरी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होके होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। 97 टू 98% ऑक्सीजन क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होती है। इन आरबीसी तो हमारे पास क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, HbO2 बनाती है। ठीक है। इनेबल करती है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक, लंग्स टू टिश्यूज। लंग्स टू टिश्यूज इसी तरीके से क्या करते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं। और प्लाज्मा में कितना होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा में भी डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, मिक्स होके जाता है। की फैक्टर क्या है, हाई पार्शियल प्रेशर पी लंग्स में फेवर करता है कि ऑक्सीजन की क्या होती है, लोडिंग होती है हीमोग्लोबिन की। जबकि लो पार्शियल प्रेशर हमारे पास और हाई कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच होने की वजह, टिश्यू में होने की वजह से ये क्या करता है, जो इसकी बाउंडिंग हुई होती है उसको रिलीज करता है, ऑक्सीजन की रिलीज कराता है। ठीक है। सेम कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम कंसेप्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हमारे पास लंग्स के थ्री फॉर्म्स में होता है। आपका एक तो हमारे पास क्या होता है, दैट इज इन प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में होता है। दूसरा आपका क्या होता है, दैट इज हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड होके होता है। तीसरा आपका क्या होता है, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन के। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ये एल्वेलाई, एल्वेलस दिखाया है, इसमें क्या होगा, ये ब्लड प्लाज्मा दिखाया है, इसमें ये आरबीसी है। आरबीसी देखो, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलेगा, HbCO2 बनेगा, तो ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव जो यहाँ से हीमोग्लोबिन के साथ ये जो O2 है, जब ये बाउंड होगा, यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होगा, ये दोबारा क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन शो करेगा, ये लंग्स में दिखाया है। रिएक्शन शो करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और यही CO2 हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि CO2 रिलीज हो गया है तो यहाँ पर CO2 का लेवल बढ़ गया होगा, तो CO2 एल्वेलाई में एक्सचेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है आपका, जो हीमोग्लोबिन कार्बो अमीनोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ था, वो भी यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर हाई है, ऑक्सीजन का, तो इनको तोड़ देगा। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, ये भी हमारे पास किस में एक्सचेंज हो जाएगा, आपके एल्वेलस में एक्सचेंज हो जाएगा। और बाकी जो आपका 7%, जो 7% आपका जो ये क्या था, डिजॉल्व था प्लाज्मा में, ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस मेम्ब्रेन के टू फ्यूज करेगा, क्योंकि हाई CO2 का लेवल और लो CO2 का लेवल, तो फ्रॉम हाई टू लो इसका क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन, CO2 एंटर करेगा आरबीसी में, कन्वर्ट होगा किसमें, एंटर करेगा आरबीसी में कार्बोनिक एसिड में, किसकी मदद से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। देन कहां पर होगा, सेम रिएक्शन होगी दोबारा बाइकार्बोनेट आयन में, जिसकी वजह से जो कि क्या चला जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा। जब ये प्लाज्मा में जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, क्लोरीन अंदर आरबीसी में मूवमेंट करेगा। कार्बो हीमोग्लोबिन, CO2 किसके साथ बाइंड करेगा, अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, और क्या बनाएगा, कार्बो हीमोग्लोबिन बनाएगा। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा वो यहाँ पे क्या होगा, कि जो टिश्यू लेवल में है CO2 का लेवल ज्यादा होगा। फिर प्लाज्मा में क्या होगा, CO2 डिसॉल्व होगा डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। इसका तो प्लाज्मा के साथ डायरेक्टली डिसॉल्व की वजह से प्लाज्मा जहां जहां मूवमेंट करेगा वो भी वैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा। इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा वो आपका क्या होगा, इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो आपका क्या है, दैट इज
यहाँ पे CO2 का लेवल टिश्यू में हाई होगा, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन तोड़ेगा और CO2 का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा। और, और आपका क्या होगा, लंग्स में जाके क्या हो जाएगा, CO2 का लेवल कम होगा, तो इसलिए हमारे पास O2 का लेवल ज्यादा होने की वजह से हीमोग्लोबिन और CO2 का क्या होगा, दैट इज ब्रेक डाउन होगा, और साथ में क्या होगा, रिलीज होगा CO2 का। जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो क्या है, बोहर इफेक्ट। देखो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। बोहर इफेक्ट क्या करता है, रिड्यूस करता है ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ जब CO2 का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द CO2 ट्रांसपोर्ट के लिए। जब ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है, ऑब्वियसली जब CO2 का लेवल ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो जुड़ने की एफिनिटी है वो क्या होगी, कम होगी। हेल्डिंग इफेक्ट क्या करता है, हेल्डिंग इफेक्ट की क्या होती है, डीऑक्सीनेशन ऑफ ब्लड, इंक्रीज करता है एबिलिटी कि वो क्या करे, CO2 को कैरी करे, CO2 को पिक करे एट टू द टिश्यूज और रिलीज करे लंग्स में। तो ये भी आपका CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। और गैस एक्सचेंज जो प्रोसेस होता है अक्कर एट द लंग, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है, टेकन अप होती है और CO2 रिलीज होती है एक्सलेशन के बीच में। और टिश्यू लेवल पे क्या होता है, ऑक्सीजन डिलीवर होती है और CO2 क्या होती है, कलेक्ट होती है। ठीक है, होप सो आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। और ये विद दिस हमारा ये जो लेक्चर है ना, दैट इज आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आप इस टॉपिक को थॉरोली रीड करो, एक बार रीड करो, दूसरी बार रीड करो, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये रिएक्शंस है ना वो भी आपकी क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ CO2 की दिखाई है, बट इधर जो आपका फ्लो चार्ट है ना, इसमें मैंने आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की ही रिएक्शन शो कर दी है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होगी, किस तरीके से ऑक्सीजन की कार्बन ये हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्डिंग होगी, किस तरीके से आपका जो ये कार्बोनेट आयन है वो किस तरीके से रिलीज होगा, किस तरीके से आपका क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो आयन है, इसका किस तरीके से आपका क्या होगा, दैट इज आरबीसीज के अंदर आएगा, किस तरीके से इसकी मूवमेंट आउटवर्ड होगी, किस तरीके से ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वो प्लाज्मा से दोबारा आरबीसीज में अंदर आएगा, आरबीसीज में आने के बाद किस तरीके से आपका CO2 का क्या होगा, CO2 की फॉर्मेशन होगी, किस तरीके से आपका जो हीमोग्लोबिन, ये जो आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड था, ये किस तरीके से टूटेगा। यहाँ पे जो मेन फैक्टर्स है ना वो आपके यहाँ पे सिर्फ क्या है, पार्शियल प्रेशर ही है। तो आपको पार्शियल प्रेशर जो है आपको वो भी आपको क्या कर देने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, होप सो आपको मेरे लेक्चर्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। और आप इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, जो आपको टॉपिक जो चीज आपको क्लियर नहीं है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट कर सकते हैं, ये मेरे लिए पॉजिटिविटी शो करेगा। थैंक यू सो मच। विद दिस, टाटा, बाय बाय।